जंगें हमेशा जीती जाती हैं दो तीन चीजों से। एक आपकी टेक्नोलॉजी और आपका स्ट्रॉन्ग बेस कितनी है, दूसरा आप अपने साथ अलायंसेस कितने बनाते हैं। अब इस सारे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में मुस्लिम ममालिक अभी तक कोई प्रॉपर अपना एनालिसिस और अपना एक स्ट्रॉन्ग वॉइस क्रिएट नहीं कर सके। लेकिन इसराइल ऑन द अदर हैंड तमाम वेस्टर्न कंट्रीज को अपने साथ मिला के फिजिकली भी उनकी सपोर्ट हासिल कर चुका है। तो ये इन दोनों सिनेरियोज में अभी तक बहुत बड़ा फर्क है कि जंग में हमेशा ह्यूमैनिटी सफर करती है। कोई भी जंग हो, हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हम किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, सबसे पहले जंग के अंदर जो सफर करते हैं वो इनोसेंट लोग होते हैं। और हम आज गजा का हाल आगे देख लें, बच्चे बूढ़े औरतें सब लोग बिला तफरी सफर कर रहे हैं। हमास की तरफ से 5,000 रॉकेट जो दागे गिरे वो कहीं पूछे नहीं गिरे कि हम किसी सिविलियन पे गिरे या हम आर्मी की गन की बात पे गिरे। और अब जो गजा पे जो अटैक्स हो रहे हैं वो अनगाइडेड हैं, वो हर उस बिल्डिंग पे हो रहे हैं जिसका सिर्फ आइडिया है कि यहाँ पर हमास का कोई बंदा हो सकता है। और 450 जब आप बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करते हैं एक शहर के अंदर, उस शहर में मलबे का ढेर ही बनना, और उस मलबे के ढेर में आपके तमाम सिविलियंस, इनोसेंट सिविलियंस ही सफर करते हैं। मेजर चीज ये है कि हमने ये देखना है कि हम किस साइड पे हैं। अगर हम लोग जो है वो फलस्तीन की साइड पे हैं, हम लोग इसराइल की साइड पे हैं, इस बात से फर्क बाद में पड़ता है। सबसे पहले हमें ह्यूमन को सेव करना। वॉर्स कभी भी किसी भी चीज का हल नहीं होती, हमेशा हल एट एंड वॉर्स के बाद भी बैठ के निगोशिएशन टेबल्स पे भी हुआ। चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो या 2 हो, उनके अंदर भी विनर्स ने भी एंड में उसी सीट पे बैठ के डिसाइड किया। हम जापान की मिसाल ले लें, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब एटॉमिक बम गिरे और जापान हार गया, उसके बाद उसने वॉर, तीसरी वॉर जो है वो विन कर ली, और वो थी इकोनॉमी की वॉर, वो थी तरक्की की वॉर, और वो थी क्वालिटी की वॉर कि आज जापानी चीज का हमेशा ही कोई नेम बदल नहीं है। इसराइल का पहला मंसूबा तो हो गया नाकाम जब इजिप्ट ने कर दिया अपना बॉर्डर बंद। रफा बॉर्डर से उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इमदाद ही क्रॉस होगी और कोई भी रेफ्यूजी हम लोग नहीं लेंगे। जिसके बाद इसराइल ने आधे गाजा को हुक्म कर दिया है खाली करने का। जिसके बाद उसके पास दो ही प्लान है, एक तो एयर स्ट्राइक्स करके बिल्डिंग तबाह कर दे, और फास्फोरस का स्ट्राइक करके तमाम जो भी ह्यूमैनिटी है, जो भी जिंदा लोग हैं, वो उस इलाके से मार दिए जाएं। क्योंकि फास्फोरस जहां पर भी ऑक्सीजन की इन्वेजन होती है उस चीज को जला के राख कर देती है। उसके बाद भेजी जाए ग्राउंड फोर्सेस और 1-2 लाख फौजी दाखिल कर दिए जाए। लेकिन क्योंकि इंतहाई डरपोक हैं, अभी तक वो इस बात को नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इट्स नॉट एन इजी जॉब। कोई भी टूटी हुई बिल्डिंग, मकान या दीवार बंकर साबित होती है ग्राउंड के अंदर। और तमाम हमास के मुजाहिदीन, जाहिर बात है उनके पास है टनल्स का निज़ाम, और वो गोरिल्ला अटैक जारी रखेंगे तमाम की तमाम इसराइली फोर्सेस के ऊपर, जिसके बाद होगा उनको और ज्यादा फौजियों का नुकसान। दूसरी साइड पर हमास ने ये रियलाइज कराने में तो हो गया है कामयाब तमाम अरब कंट्रीज को कि जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा मशरिक वस्ता में अमन नहीं हो सकता। और वो इसराइल से सिफारती ताल्लुकात जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने की सोच रहे हैं, वो नहीं बनेंगी जब तक फलस्तीन वापस तमाम अरब्स को नहीं मिल जाता। इस जंग में है तीसरी साइड पर अरब्स, क्योंकि मशरिक वस्ता में बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया। उसके अलावा है तुर्की, इजिप्ट, उर्दन, लेबनान, शाम, सीरिया, बहुत सारे अरब कंट्रीज जिनकी तादाद 24 के करीब बनती है, इस अरब लीग में शामिल हैं। अरब्स को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि 3 जंगें हमने जो इसराइल के साथ की हैं उनका बेनिफिट नहीं हो सका, और बेनिफिट सिर्फ इसी सूरत में है कि आप मिलकर इसको नेगोशिएशन के जरिए ही हल कर सके, अदरवाइज नुकसान उससे ज्यादा ही होता है। और सुइस कैनाल वॉर 1956 में सुइस कैनाल इशू के बाद इजिप्ट को सबसे पहले इसराइल को एक्सेप्ट करना पड़ा एज ए सेपरेट नेशन। दूसरी तरफ अरब इसको नेगोशिएशन के जरिए ही हल करना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान जिसने ऑक्युपाई कर लिया है वो स्लोगन जो कि अरब्स का बहुत असर पहले से था कि फलस्तीन को उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन वो अब चाह रहे हैं कि इसको वॉर के बगैर ही सोल्यूशन कर लिया जाए, क्योंकि 3 जंगें हारने के बाद इसका सोल्यूशन नहीं निकल सका और इसराइल अकेला हर दफा ही पहले से ज्यादा एरिया ऑक्युपाई कर लेता है। दोस्तों, कई दफा हम लोग जज्बात में इमोशनल होकर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी क्यों नहीं जाती अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखें ब्रदर्स, 6 दिन से ज्यादा तो हमारी ताकत ही नहीं है जंग लड़ने की।
اور ہم اپنے بارڈرز پر ہی کتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں کہ انہیں کو ہی سلجھاتے رہتے ہیں, اور شاید پریکٹیکلی جو پچھلی جنگوں کے ریزلٹس ہیں وہ بھی ہمیں موٹیویٹ تو نہیں کرتے کم از کم. اسی لیے 3500 کلومیٹر دور جا کے جنگ لڑنا, اور وہ بھی کسی اور کی, شاید پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. لیکن آن اے ہیومن گراؤنڈ ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز کی اگر 75 سالوں سے ایک لڑائی جاری ہے تو الٹیمیٹلی اس کی وجہ ہے, اور اس کی وجہ ہر کسی کو پتا ہے کہ اسرائیل فلسطین پہ کس طریقے سے قبضہ کیا ہے, جیروسلم پہ کس طریقے سے قبضہ کیا ہے, اور اس جیروسلم پہ قبضے کے نتیجے میں اب کیا آگے حل ہوگا. حماس جس کو ایرانی سپورٹ پس پردہ بھی اور اب بھی بالکل حاصل ہے, لیکن کیا ایک آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنا کافی ہے؟ کیا ہم فلسطین کو آزاد کروا سکیں گے؟ آزادی کیا صرف حاصل کرنے کا ہی نام ہے, یا آگے اس کو سسٹین کرنا بھی ایک پورا کا پورا سلسلہ کار ہے؟ تو we need to think کہ ہم نے کس طریقے سے سپورٹ کرنا ہے, ایز اے نیشن, ایز اے انڈیویجول, انفرادی طور پہ اور قومی سطح پر.